जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा क्या सरकार अंतिम राहत देने पर विचार कर रही है। 8% अंतिम राहत का क्या है सच। हाँ जी दोस्तों, और इससे आपको इमीडिएट फायदा होगा। और कैसे फायदा होगा, उसके साथ रक्षा मंत्री जी का बयान। बोला मैं सेना से बहुत खुश हूं क्योंकि सेना पिछले 10 साल में लगातार अपनी प्रोग्रेस कर रही है। और सेना प्रमुख की सीधी बात, हाँ आप सुन सकते हो, सेना प्रमुख हमारे जनरल द्विवेदी साहब सीधी बात करना चाहते हो। मुद्दे होंगे वेटरन्स डे होगा, आर्मी डे, रिपब्लिक डे, ऑपरेशन सिंदूर, सेना में बदलाव, अग्निवीर को लेकर। और दोस्तों वेटरन्स अचीवर रिवार्ड जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। कोई भूतपूर्व सैनिक के लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको लाइमलाइट में जरूर लाएं। और नो योर आर्मी, सैनिकों का सम्मान। राज्यपाल साहब ने क्या कहा कि सैनिकों का सम्मान अब देश में बहुत जरूरी है। और देखिए हमारे आर्मी डे के ऊपर स्पेशल कुछ इवेंट्स जहां डॉगी है किस तरीके से वो ड्रिल कर रहा है। और डीआरडीओ ने 3rd जनरेशन मिसाइल का किया सफल परीक्षण। तो खबरें करते हैं विशाल से। सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही, इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी। सरकार ने किया 8% वेतन वृद्धि का ऐलान, क्वेश्चन मार्क। यानी ये खबर चल रही है, खबर अभी बाहर नहीं आई कि ऐसा सरकार कर रही है, करने पर विचार कर रही है। एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेंगे। तो तब तक एक काम कर दो कि जो हमारा 58% डीए हुआ है, मतलब दिसंबर 2025 तक, उस 58% डियरनेस अलाउंस को हमारी आज की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दीजिए। लेकिन दोस्तों सरकार ने 8% वेतन वृद्धि का बनाया प्लान। 8वें वेतन आयोग की आहट तेज। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, फौजी जवानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही। सरकार की तरफ से 8% वेतन वृद्धि को लेकर गंभीर मंथन शुरू हो चुका है, जिसे 8वें वेतन आयोग से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्य बिंदु 8% वेतन वृद्धि का संकेत। सरकारी सूत्रों के अनुसार मौजूदा महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन में 8% वेतन वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। फौजी जवानों को मिलेगा न्याय। इस प्रस्ताव का सीधा लाभ सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स। 8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि तैयार। विशेषज्ञों का मानना है कि 8% अभी दे दो, लागू करने से पहले 8% देना होगा। सरकार पहले अंतरिम राहत दे सकती है। यानी उन्होंने कहा महंगाई भत्ता डीए अलग से हो सकता है, बढ़ोतरी वेतन वृद्धि डीए से अलग बेसिक सैलरी में जोड़ने पर विचार कर रही है। पेंशन बढ़ेगी, ग्रेच्युटी बढ़ेगी, एचआर अन्य भत्तों पर पड़ेगा असर। अब ये कह रहे हैं कि 8%, यानी महंगाई बढ़ रही है और डीए बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा मर्ज कर दिया जाए। और ये 5वें वेतन आयोग में हुआ है, 6ठे में हुआ, तो कुछ हिस्सा मर्ज किया जाए। और मर्ज करने से आपकी बेसिक पे बढ़ेगी, और बेसिक पे बढ़ेगी, आप रिटायर होते उस पीरियड में तो आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, आपको एचआरए तमाम चीजों का लाभ मिलेगा। जो अमाउंट हमें परसेंटेज बेस पे मिलता है बेसिक पे, तो बेसिक बढ़ने से तमाम चीजों का लाभ मिलेगा। कब हो सकता है लागू? संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2026 के बाद ऐसा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ उन्होंने कहा कि ये जरूरी है। कर्मचारी फौजी संगठनों की मांग है, इसको लेकर उन्होंने सरकार के सामने इंटरिम रिलीफ के लिए बात किया है। और तमाम मीडिया या इस तरह की डिमांड चल रही है। तो दोस्तों ये एक खबर है। अब इस खबर को हम पूरी तरीके से पुख्ता नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा है हम इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा डीए 58% हो गया, 50% पे मर्ज कर देना चाहिए था। अब हम चाह रहे हैं कि यदि उनकी घोषणा में देरी होती, 2 साल की लगभग होगी, उससे पहले सरकार कुछ न कुछ देगी, किस रूप में देगी। और इसी संभावनाओं को लेकर इस प्रकार की खबरें चल रही, जैसा कि आपने दोस्तों देखा। तो इस खबर को अभी ये खबर ही है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर। रक्षा मंत्री का ऐलान। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में सेना आत्मनिर्भर हुई है। और उन्होंने कहा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो कि 46,000 करोड़ था, हमने 1.5 लाख करोड़ पर पहुंचा है। साथियों, एक डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते, रक्षा मंत्री के रूप में यदि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के प्रयासों की बात करूं तो मुझे कहते हुए खुशी होती है कि भारत का डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन यानी घरेलू रक्षा उत्पादन जो पहले होता था वह लगभग 2014 तक 46,000 करोड़ यानी केवल 46,000 करोड़ रुपए होता था। और आज मुझे कहते हुए
प्रसन्नता हो रही है कि आज हम 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत में कर रहे हैं, भारत की धरती पर कर रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट, जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का होता था। आज हम मोर देन 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई एमओयू पर सिग्नेचर हो चुके हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम 2039 और 2029-30 में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको कहूंगा एक्सपोर्ट का हमारा 50,000 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया। डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट की बात 1000 करोड़ थी, अभी हमने 25 लाख करोड़ तक पहुंचा है। कई एमओयू साइन हुए और उनका विजन 2029-30 तक इस तरीके का है कि हम सेना को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कहें और बिल्कुल मेक इन इंडिया का दबदबा हो और पूरे विश्व में हमारा सा बन जाए। यानी सेना को मजबूती को लेकर लगातार आप देख सकते हो, चाहे सीडीएस साहब हैं, सेना प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं पूरा अपना फोकस कर रखा है। तो आप समझ सकते हो ये बात है। अब मैं बात करूंगा एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस 2026। वाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एड्रेस द मीडिया ड्यूरिंग द एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस 2026 ऑन 13 जनवरी फ्रॉम 12 PM ऑनवर्ड्स ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ इंडियन आर्मी। हाँ जी दोस्तों, आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रूबरू हो रहे हैं और उनके लगभग सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेटरन्स डे है कल, परसों आर्मी डे है, उसके बाद रिपब्लिक डे है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सेना में अलग तरीके के बदलाव हुए अग्निवीरों को लेकर के। और बदलाव आप समझ सकते हो, आपने अग्निवाड़ रेजिमेंट ऑफ पार्टी का हिस्सा, भैरव बटालियंस इन्फेंट्री का हिस्सा, आपने देखा होगा डिव लेवल पर, ब्रिगेड लेवल पर, नीचे से सेक्शन से लेवल ऊपर लेवल तक ड्रोन यूनिट्स, तमाम तरीके के बदलाव। लगातार एक्सरसाइज हो रही है, लगातार इक्विपमेंट प्रोक्योर किया जा रहा है, लगातार ट्रायल्स हो रही है। अभी आप देख सकते हो डीआरडीओ ने 3rd जनरेशन मिसाइल फॉरगेट मेंस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कल किया। वो आप देख सकते हो कि टारगेट को किस तरह हिट किया। और इसके साथ ही उन्होंने वेटरन्स अचीवर अवार्ड की बात की है। उन्होंने कहा है कि गार्डियंस ऑफ लेजेसी, बैरियर ऑफ वैल्यूज, स्पिरिट ऑफ सर्विस, वी एक्नॉलेज, वी रिकॉग्नाइज और वी सैल्यूट। उनका सर्विस इज द लाइफ लॉन्ग जर्नी बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनिट। यानी सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता है और इसको लेकर वेटरन्स अचीवर अवार्ड इन्होंने जो शुरू किया है। हर जगह फॉर्मेशंस में जाते हैं जहाँ सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों से मिलते हैं और जो सैनिक समाज के साथ या सेना के लिए काम कर रहे हैं उन्हें एक अवार्ड से नवाजा जाता है। अब मैं बात करूंगा, अभी आप आर्मी डे है, आर्मी डे की कुछ झलकें दिखाऊंगा और वहां पर राज्यपाल ने बड़ी बात कही, नो योर आर्मी, अपने आर्मी के बारे में जानना, अपने आर्मी पर्सन्स की इज्जत करना अब हमारा सामूहिक दायित्व। सैनिकों का सम्मान जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहां सैनिकों का सम्मान नहीं है। सैनिक बॉर्डर पर खड़ा होकर अपनी जमीन यानी अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहा, अपने प्लॉट की रक्षा नहीं कर पा रहा। कल मैंने वीडियो ये डाला था, आज मैं फिर ये वीडियो आपके सामने चला रहा हूं। जय हिंद सर, मैं सैनिक दिलीप कुमार, जो मैं लेह लद्दाख में पोस्टेड हूं और मेरी जमीन पर भू माफिया कुछ मिलकर कब्जा करना चाहती हैं, जिसके द्वारा हमने जिला अधिकारी महोदय रायबरेली को भी एप्लीकेशन दिया है, एसपी रायबरेली को भी हमने एप्लीकेशन दिया है, जिसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भू माफिया ऋषभ मिश्रा और ग्राम प्रधान के पुत्र, सीता देवी के पुत्र आलोक, अनधिकारी कानूनगो, लेखपाल और हमारे यहाँ के कुछ अधिकारीगण मिलकर मेरी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसके द्वारा मेरे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और फादर भी मेरे पिताजी भी परेशान रहते हैं, माताजी का भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और मेरा भी मानसिक तनाव ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय किया जाए। और इसकी वजह से सब मिलकर भ्रष्टाचार और पैसा लेके मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाया जा रहा है और मेरी कोई सुनवाई की नहीं जा रही है। और मैं सभी भाइयों से, अपने फौजी भाइयों सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा सपोर्ट करें और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।
माननीय योगी जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जवान को न्याय दीजिए, और रायबरेली का है और यहां पर अपने माता पिता उनके बारे में कह रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं और हमारी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर हमें कोई ना कोई गलत कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो सैनिकों का सम्मान तो ठीक है, कम से कम उनका अपमान और शोषण न किया जाए। मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों देखिए आपने स्पेशल डॉग, हाँ जी दोस्तों सेना के अंदर किस तरीके के सेना के वातावरण में यदि कोई आए, यानी कोई पेट्स आए या कोई एनिमल आए, वो भी एक सैनिक जैसा ही लगता है। और ये है सेना की ट्रेनिंग का जबरदस्त नमूना जो आप देख सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, एक लेफ्टिनेंट जनरल को टक्कर मारी और मौत हुई। हाँ जी दोस्तों, आप समझ सकते हो, पंचकुला में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, उनको एक टक्कर से कुचल कर चला गया। ये है इज्जत और ये है सम्मान, जहां पर राज्यपाल जी बात कर रहे हैं। और आप अब देखिए किस तरीके की इनका जीवन रहा और जिंदगी रहा और अंत उनका किस तरह खराब रहा। हरियाणा के पंचकुला में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कुलवंत सिंह मान को ऑटो ने कुचल दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कुलवंत सिंह मान के शव को सेक्टर 6 अस्पताल में रखवा गया है। पंचकुला मानसा देवी सेक्टर 4 में कुलवंत 9 जनवरी को शाम को 5 बजे सैर पर निकले थे। डॉल्फिन चौक के पास ऑटो ने पीछे से टक्कर मारी, टक्कर मारने से बेहोश हो गए। सिर और पेट से खून बह रहा था। घायल अवस्था में पंचकुला कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 10 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रेन पर चोट बनी मौत की वजह, अंतिम संस्कार के लिए बेटे का इंतजार। जनरल कुलवंत सिंह मान की पत्नी सुखजीवन कौर के अलावा परिवार में 2 बेटे हैं। एक बेटे हरप्रीत मान सेना में कर्नल रहे हैं, दूसरा बेटे जसप्रीत मान कनाडा में पुलिस अफसर हैं, जिनके घर लौटने का इंतजार किया जा रहा है। जसप्रीत के 12 जनवरी को पंचकुला पहुंचने की उम्मीद है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार 12वीं बटालियन के फर्स्ट कमांडिंग अफसर रहे हैं और आप देख सकते हो परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडिंग अफसर, ब्रिगेडियर। लेकिन आप अंत देख सकते हो कि यानी परिवार भी नहीं था और अकेले रह रहे थे, वॉक के लिए निकले, ऑटो ने टक्कर मारी और जीवन का अंत दुखद रहा, मैं ये कहूंगा। तो दोस्तों ये है जिंदगी।